क्वेश्चन 21 है हमारे पास। द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर ए। ये हमारे पास वेक्टर गिवन है, आपसे मैग्नीट्यूड पूछा है इस वेक्टर का। तो जब भी आपको एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है तो स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास एक्स वाई और जी है क्या? देखो, जो आई है ना वो यूनिट वेक्टर है ऑन एक्स एक्सिस, जे यूनिट वेक्टर ऑन वाई एक्सिस, और के आपके पास जो है वो जी एक्सिस के लिए यूनिट वेक्टर होता है। अब यहाँ पे के तो गिवन नहीं है, इसीलिए आप के वाले को इग्नोर कर सकते हो। हमें जस्ट एक्स और वाई का स्क्वायर यहाँ पे पुट करना है, रूट निकालना है, आपके पास मैग्नीट्यूड मिल जाएगा आपको। ठीक है, आसान सा सवाल है। अब देखो एक्स क्या है, यहाँ पे ए है क्या, ए एक्स है क्या? देखो जो भी आपके पास इंक्लूडिंग साइन आई के पीछे कुछ भी लिखा हुआ है वो एक्स की वैल्यू है, तो ए एक्स स्क्वायर हो गया। ठीक है, इसी तरीके से जे के पीछे जो है आपके पास वो माइनस ए वाई है, सो माइनस ए वाई का स्क्वायर। आप इस तरीके से नहीं लिखेंगे इसे, ये गलत हो जाएगा। इस हिसाब से तो ऑप्शन डी सही जवाब होगा, जो कि नहीं है। ठीक है, सो जस्ट बी वेरी केयरफुल विद दैट। क्योंकि देखें, अगर आप यहाँ पे साइन के ऊपर स्क्वायर है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, जब ये बाहर आया इसके तो स्क्वायर जो था हमने माइनस पे तो लगा दिया, तो माइनस माइनस प्लस बन गया। तो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन 22, वेक्टर ए इज अलोंग एक्स एक्सिस। आपके पास यहाँ पे ये एक्स है और ये वाई है, ठीक है। जो वर्टिकल वाला होता है वो वाई एक्सिस होता है, जो हॉरिजॉन्टल वाला होता है वो एक्स एक्सिस होता है। उसने कहा कि एक वेक्टर है, वेक्टर ए नाम है उसका, वो अलोंग एक्स एक्सिस है, यानी कि वो इस तरीके से एक वेक्टर की बात कर रहा है। वेक्टर ए नाम है उसका, अलोंग वाई एक्सिस है वो। उसने कहा कि बताइए उसका एक्स कॉम्पोनेंट क्या होगा। जब भी एक वेक्टर एक्स एक्सिस के अलोंग हो तो उसका जो y कंपोनेंट है वो ज़ीरो हो जाएगा। इसी तरीके से अगर एक वेक्टर आपके पास अलोंग y एक्सिस हो, उसका जो x कंपोनेंट है वो ज़ीरो हो जाएगा। इसको मैं थोड़ी देर में यहाँ पे आपको प्रूव करके भी दिखाती हूँ। जो आपने फार्मूलाज पढ़े हुए हैं उसमें भी अगर आप वैल्यूज़ पुट करोगे तो आपके पास ज़ीरो ही आंसर आएगा। हमें उसने क्या कहा, हमें कहा कि बताओ x कंपोनेंट क्या होगा इस वेक्टर का। सो x कंपोनेंट फाइंड करना है, फार्मूला क्या होता है, एफ एक्स इक्वल है किसके, एफ कॉस थीटा के। ठीक है, कॉस थीटा क्या है यहाँ पे, देखो एंगल क्या बन रहा है यहाँ पे, 90 बन रहा है। कॉस 90 आ गया। कॉस 90 क्या होता है, ज़ीरो होता है। जब एफ ज़ीरो से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास पूरी टर्म क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। इसका मतलब एफ एक्स जो पूरा कॉम्पोनेंट है वो ज़ीरो होगा। ठीक है, क्लियर हो गया क्वेश्चन। सी इसका सही जवाब है। इसी तरीके से अगर आपके पास एक वेक्टर बी है जो कि किसके एक्स एक्सिस के अलोंग है, मैं आपसे पूछूं इसका y कंपोनेंट बताइए क्या होगा, तो यहाँ पे मैंने लिखा भी है, अगर एक वेक्टर अलोंग x एक्सिस हो तो उसका y कंपोनेंट ज़ीरो हो जाता है। आप ऐसे भी पुट करके निकाल के देख सकते हो, ज़ीरो आंसर आएगा। ठीक है, आगे वाले सवाल पे चलते हैं। द एंगल बिटवीन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। हमेशा जब आप रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की बात करते हो तो आप ये x, y और z एक्सिस की बात कर रहे हो। ये आपके पास रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं, रेक्टेंगुलर एक्सिस हैं। ठीक है, तो जो भी एक वेक्टर है, यहाँ पे अगर मैं एक वेक्टर कंसिडर करूँ, ये वेक्टर है, ठीक है, इसे हमने नाम दिया वेक्टर ए। अगर मैं कहूँ इसका एक्स कंपोनेंट बनाइए तो यहाँ पे इसका ये एक्स कंपोनेंट बन गया, ए एक्स हमने इसे नाम दिया। ठीक है, इसका जो वाई कंपोनेंट है वो यहाँ वर्टिकल कंपोनेंट जो उसका होगा वो वाई कंपोनेंट होगा, तो ये ए वाई है। उसने कहा कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के दरमियान में एंगल क्या है, तो ए एक्स और ए वाई के दरमियान में क्या एंगल है, 90 डिग्री। ठीक है, अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन, एक फोर्स है जिसका मैग्नीट्यूड आपको गिवन है 10 न्यूटन, इज अलोंग एक्स एक्सिस। अब ये फोर्स किसके अलोंग है, भाई एक फोर्स है
10 न्यूटन की अलॉन्ग एक्स एक्सिस बताइए, उसका वाई कॉम्पोनेंट क्या हो गया। सेम वही क्वेश्चन है, क्या आंसर होगा यहाँ पे 0 न्यूटन। ठीक है, यहाँ पे हमने थोड़ी देर पहले बात की थी। ठीक है, जब देखो अब इसके पीछे सिंपल सा रीज़न है, अगर एक वेक्टर x के अलॉन्ग है तो उसका y कॉम्पोनेंट 0 कैसे हुआ। एक तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो, एफ वाई इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, एफ साइन थीटा। समझ में आता है, ये फॉर्मूला होता है एफ एक्स या एफ वाई कॉम्पोनेंट निकालने का। एफ आई किसके इक्वल होता है, एफ साइन थीटा के। एफ एक्स किसके इक्वल होता है, एफ कॉस थीटा के। मुझे यहाँ पे एफ वाई कॉम्पोनेंट फाइंड करना है इसका, तो ये आ गया एफ साइन थीटा। थीटा क्या है यहाँ पे, देखो ये मेरे पास एक वेक्टर है ये वाला, इसके और x के बीच में अगर मैं एंगल पूछूं, y नहीं पूछ रही मैं, पूछ रही हूँ कि ये जो वेक्टर है इसके और x के दरमियान में एंगल क्या है, तो 0। क्योंकि देखो इसको अगर मैं, ये एक फ्री वेक्टर है, इसको मैं डिस्प्लेस करके यहाँ रख दूँ इसके ऊपर, तो इन दोनों के दरमियान में यानी कि वेक्टर और x कंपोनेंट, इसके x कंपोनेंट के दरमियान में एंगल क्या बनेगा, 0 बनेगा। दोनों पैरेलल है ना, सिंपल सी बात है, जब दो वेक्टर्स पैरेलल होते हैं तो एंगल 0 होता है। जब दो वेक्टर्स एंटी पैरेलल होते हैं तो दोनों के दरमियान में एंगल 180 होता है। जब दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं दोनों के दरमियान में एंगल 90 होता है। बेसिक्स, ठीक है, ये तो हो गया एक्सेस के बारे में। अच्छा, यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए इसके वेक्टर और y के दरमियान में कितना एंगल है, तो देखो यहाँ पे एंगल क्या बनेगा, 0 बनेगा। कैसे, क्योंकि आपके पास जो थीटा है वो x एक्सिस पे बन रहा है। अब ये जो वेक्टर है ये तो x पे ही लाई कर रहा है, तो उसका y कॉम्पोनेंट तो 0 ही हो जाएगा ना। अगर ये समझ लो, अगर ये वेक्टर यहाँ पे होता तो ये जो थीटा बनता, छोटा सा ही सही, लेकिन ये थीटा आपके पास x और उस वेक्टर के दरमियान में बनता, और यहाँ पे कुछ ना कुछ आपके पास ये जो थीटा बन रहा है ये वर्टिकल के साथ बन रहा है। तो ये आपके पास एक वेक्टर है, ठीक है, ये एलिवेटेड है। एलिवेटेड का मतलब ये कि ये थोड़ा सा इस तरीके से इसकी कुछ ना कुछ स्लोप बन रही है, ऐसा ही है। इस केस में इसका जो y कंपोनेंट है वो 0 नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ ना कुछ वर्टिकल आपके पास आपको वेक्टर और एक्सिस के दरमियान, एक्स एक्सिस के दरमियान में एलिवेशन दिख रही है, विच मीन्स कि वहाँ पे कुछ ना कुछ वर्टिकल कंपोनेंट होगा। तो यहाँ पे एफ वाई क्या है, 0 है। लेकिन अगर एक वेक्टर एक्स के ऊपर ही लाई कर रहा है या फिर अलोंग एक्स एक्सिस है तो उसका वाई कंपोनेंट 0 हो जाएगा। साइन थीटा, थीटा क्या होगा यहाँ पे, 0 होगा। ठीक है, साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, तो एफ वाई कॉम्पोनेंट क्या बना, 0 बना। ठीक है, ये आपने याद रखना है यहाँ पे। If vector A is acting along y-axis, its y component is, अगर एक वेक्टर along x-axis है तो उसका y component क्या होगा। तो अगर एक एक्सिस, एक वेक्टर है, वेक्टर A, वो y की along है, उसका y component ही हमसे पूछा है, तो component फाइंड करना है। y component इक्वल होता है a साइन थीटा के। देखो ये कुछ इस तरीके से हमें बताया गया है कि आपके पास ये एक्स वाई है, एक वेक्टर ए है जो अलोंग वाई एक्सिस है, उसका वाई कंपोनेंट हमें बताना है। अब वाई कंपोनेंट का फॉर्मूला होता है ए वाई किसके इक्वल है, ए साइन थीटा के। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। लेकिन क्योंकि हमें ऑप्शन ए में एक ऐसा ऑप्शन गिवन है जो हो सकता है और इससे बेटर ऑप्शन है आपके पास, तो जल्दबाजी में हमें ऑप्शन सी को नहीं मार्क करना, क्योंकि देखो इसको आप फर्दर सॉल्व कर सकते हो। कैसे, थीटा क्या है यहाँ पे, थीटा क्या है, थीटा यहाँ पे 90 है। ठीक है, साइन 90 क्या होता है, 1 होता है, तो ए 1 से मल्टीप्लाई होगा, सेम ए हो जाएगा। तो जो y कंपोनेंट है वो ए के इक्वल है, इसका मतलब ऑप्शन ए जो है आपके पास सही जवाब है। क्वेश्चन 26, इफ़ ए इज दिस, ये आपके पास एक वेक्टर गिवन है, हमें इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तो जब भी आपको एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है तो उस केस में आप x, y और z का स्क्वायर लोगे, जैसे हमने ऊपर देखा था। अब
x क्या है, i के पीछे जो वैल्यू है, जैसे 2 गिवन है यहाँ पे, तो वो x की वैल्यू है। उसके बाद प्लस y करेंगे, y क्या है, कुछ नहीं लिखा हुआ, सिर्फ j है तो 1 हो गया, -1 प्लस 3 स्क्वायर। अब इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे, देखते हैं क्या आंसर आता है। 2 का स्क्वायर हो गया 4, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, माइनस के ऊपर जब स्क्वायर होता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9। तो इसको ऐड करेंगे हम, आंसर क्या आएगा आपके पास 14। इसका मतलब ऑप्शन सी इज़ द राइट ऑप्शन। फिर है आपके पास क्वेश्चन 27, ये आपके पास मैग्नीट्यूड पूछा हुआ है हमें कि ये वेक्टर है, इसका बताइए मैग्नीट्यूड क्या हो गया। ये जो साइन होती है ये वाली मॉड में जब आप रखते हो तो ये मैग्नीट्यूड को शो कर रहा होता है जब वेक्टर की बात होती है। सो हमें मैग्नीट्यूड की वैल्यू फाइंड करनी है। सेम वही क्वेश्चन है, यही फॉर्मूला आप अप्लाई करोगे तो मैग्नीट्यूड इक्वल हो जाएगा किसके, x 1 है प्लस y क्या है -1, j के पीछे माइनस का साइन है तो -1। उसके बाद प्लस करेंगे, k के पीछे क्या है -3 हो गया ये, ठीक है। 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1। अब देखो यहाँ पे आप प्लस माइनस माइनस करके ऐसा नहीं लिखोगे, पहले स्क्वायर सॉल्व करेंगे हम, तो प्लस 9 आंसर आएगा। जब आप -3 का स्क्वायर लोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, तो 9 आंसर आ गया। 11 इनका सम करेंगे, रेडिकल रूट 11 आपके पास आंसर आएगा, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब है। इफ़ ए इज़ दिस, आपके पास ए गिवन है, हमें इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। सेम वही क्वेश्चन है, जल्दी से इसको सॉल्व करते हैं। 2 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस के के पीछे जो टर्म है वो जी की वैल्यू है, तो ये 2 का स्क्वायर आ गया, ठीक है। 2 का स्क्वायर 4, ये आ गया। इनका सम करेंगे 9 आंसर आएगा, 9 को आप रूट से बाहर निकालेंगे तो 3 आंसर आ जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब है। उसके बाद फाइनली एक दूसरा एक क्वेश्चन आपके पास है 29, जिसमें पूछा गया है डॉट प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट्स की बात हो रही है, अच्छा। सो डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, जब आप दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें और आपके पास एक स्केलर क्वांटिटी मिले, ये कहलाता है डॉट प्रोडक्ट या फिर स्केलर प्रोडक्ट। तो वो कहता है दो नॉन ज़ीरो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो है, तो बताइए उनके दरमियान में एंगल क्या होगा। देखो जब भी आप डॉट प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, ये दो वेक्टर्स हैं, मैंने अपनी तरफ से ए और बी नाम रख दिया उनका, ठीक है। सो डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है ए डॉट बी किसके इक्वल होता है, ए बी कॉस थीटा के, ठीक है। जहाँ पे ए क्या है, मैग्नीट्यूड है ए वेक्टर का, और बी क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, ठीक है। और ये ए बी क्या है, डॉट प्रोडक्ट है। तो यहाँ पे कॉस थीटा आ रहा है, तो उसने कहा कि अगर दो वेक्टर्स के दरमियान में, वो वेक्टर्स खुद कैसे हैं, नॉन ज़ीरो है, मतलब उनका मैग्नीट्यूड ज़ीरो नहीं है, इसका मतलब थीटा पे डिपेंड करेगा अब जो भी होगा। तो हमें कुछ ऐसा थीटा फाइंड करना है, कॉस की ऐसी वैल्यू फाइंड करनी है जिसपे ये पूरी टर्म ज़ीरो के इक्वल हो जाए, तभी आपके पास ये डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, ज़ीरो। सो कॉस ज़ीरो पे क्या होता है, 1 होता है। कॉस 180 डिग्रीज पे क्या होता है, -1 होता है। कॉस 90 पे क्या होता है, 0 होता है। इसका मतलब कॉस 90, अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर के दरमियान में 90 का एंगल है तो कॉस 90 ज़ीरो होता है, यानी कि ये पूरी टर्म डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो के इक्वल हो जाएगा, तो ऑप्शन डी सही जवाब है। द क्रॉस प्रोडक्ट, अब क्रॉस प्रोडक्ट की बात हो रही है, अगर आप इनका क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो वो किसके इक्वल होगा। देखो जब भी आप दो सेम वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हो, क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला लिखते हैं यहाँ पे, ए क्रॉस बी इक्वल है ए बी साइन थीटा के, ठीक है। अब आई क्रॉस आई है, इसका मतलब दो सेम वेक्टर्स, पैरेलल वेक्टर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दोनों के दरमियान में एंगल क्या होगा, सेम वेक्टर्स है ना, दोनों के दरमियान में एंगल हमेशा क्या होगा, ज़ीरो होगा। सो ए बी साइन ज़ीरो आ जाएगा। साइन ज़ीरो की वैल्यू क्या होती है, ज़ीरो होती है। इसका मतलब ये आपके पास जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो हो गया ज़ीरो।
विच मीन्स हमेशा क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ सेम वेक्टर्स, जब सेम वेक्टर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो उसका आंसर हमेशा 0 आएगा। ठीक है, इसी तरीके से जो आपके पास डॉट प्रोडक्ट है दो रेक्टेंगुलर वेक्टर्स का, वो 0 होगा। ठीक है, अगर मैं इसका कहने का मकसद ये है, अगर मैं आई को और जे को मल्टीप्लाई करवाऊँ यहाँ पे तो आपके पास आंसर 0 आएगा। ठीक है, दोनों क्या है, रेक्टेंगुलर वेक्टर्स हैं, दोनों के दरमियान में एंगल क्या होगा, 90 होगा, और cos 90 क्या होता है, 0 होता है। तो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ सेम वेक्टर्स इज 0 और डॉट प्रोडक्ट ऑफ रेक्टेंगुलर वेक्टर्स यानी कि ऐसे वेक्टर्स जिनके दरमियान में एंगल 90 हो, तो उस केस में 0 आंसर आएगा। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स हैं। उसके बाद क्वेश्चन 31 है, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज मैक्सिमम व्हेन दे आर, स्केलर प्रोडक्ट मतलब डॉट प्रोडक्ट। फॉर्मूला क्या है डॉट प्रोडक्ट का, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है डॉट प्रोडक्ट या फिर स्केलर प्रोडक्ट का। ठीक है, तो ये कहता है कि दो वेक्टर्स के दरमियान में स्केलर प्रोडक्ट मैक्सिमम कब होगा, तो जब भी आपके पास कॉस की वैल्यू 0 डिग्रीज होती है तो उस केस में ये इक्वल हो जाता है 1 के, जो कि मैक्सिमम वैल्यू है कॉस थीटा की। इसका मतलब ये है कि जब भी आपके पास 0 एंगल होगा दो वेक्टर्स के दरमियान में, तो पूरा आपके पास जो डॉट प्रोडक्ट है वो मैक्सिमम होगा, उसकी वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी। सो 0 का मतलब ये है दो वेक्टर्स कैसे हैं, आपस में पैरेलल वेक्टर्स हैं। ठीक है, परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90, इस केस में तो डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एंटी पैरेलल का मतलब होता है 180 डिग्रीज, तो इस केस में डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि कॉस 180 की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है।